नमस्ते और स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी। मेरे साथ हैं जेपी सेठी सर और आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुज गुप्ता जी। नमस्ते अनुज जी, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। नमस्कार नमस्कार प्रिया। प्रिया जी, नमस्कार नमस्कार अनुज जी। सर। नमस्कार सर। तो आज और खुशी बाजार हुई, आज धीम। बाजार अच्छा है। जी, बाजार अच्छा रहा आज। और अनुज जी, क्या ऐसा कह सकते हैं कि आज बाजार स्टेडी था? क्योंकि आज हमने बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखी है बाजार में। तो क्या कहेंगे आप, योर कमेंट्स? देखिए प्रिया जी, मार्केट अगर आप देखेंगे, जब से 15 अगस्त के प्राचीर से माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए और उसके हम्म। बाद जो जीएसटी रिफॉर्म्स हो गए फाइनली, हम्म। उसके बाद हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया, चाइना, रशिया सभी की एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए दिखाई दी। और ऐसे में ट्रम्प साहब थोड़े से हल्के पड़ते हुए नजर आए और उनके हम्म। जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अब थोड़े से बैक फुट पे होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। और हम्म। हमने अगेन आज भी, अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों से अच्छी खासी रिकवरी हमने मार्केट में आती हुई देखी। और आज हम्म। भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। करीबन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में बढ़त बनती हुई देखी। यहाँ जी। पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के अंदर काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत धीरे धीरे जो विश्वास है वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम्म। कि एक हेल्थी मार्केट की निशानी है। जी। अब तो आज जो है निफ्टी 24,868 पे क्लोज हुआ है। 95 पॉइंट्स अप। एंड सेंसेक्स 81,101 पे क्लोज हुआ। 314 पॉइंट्स अप। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम एंड मारुति सुजुकी। टॉप फाइव गेनर्स: इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, विप्रो, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स। टॉप फाइव लूजर्स एट दिस आवर: ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल, इटर्नल, टाइटन कंपनी एंड टाटा मोटर्स। तो ये बाजार के बारे में रहा। हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में अनुज जी के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। 11 सितंबर को शेयर बायबैक पर विचार करेगी। हाल ही में शेयर प्रदर्शन में गिरावट के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से डिश टीवी इंडिया ने अपनी सहायक कंपनी डिश इंफ्रा सर्विसेज के माध्यम से VZY ब्रांड के स्मार्ट टीवी लॉन्च कर एकीकृत स्मार्ट टीवी बाजार में प्रवेश किया है। टीवीएस मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि वह हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती का पूरा लाभ अपने आइस उत्पाद पोर्टफोलियो के ग्राहकों को देगा। मैडी असिस्ट हेल्थकेयर के शेयरधारकों ने एमआईटी और 238 प्लान एसोसिएट एलएलसी को वरीयता शेयर जारी करने की मंजूरी दी है, जिससे 198 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, मुख्यतः ऋण चुकाने और कॉर्पोरेट आवश्यकताओं के लिए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने रणनीतिक रूप से ईस्ट स्क्वायर एनर्जी में 26% हिस्सेदारी का निवेश किया है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने अगस्त 2025 में टोल राजस्व में साल दर साल 12% की वृद्धि दर्ज की है, जो 563 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रेलटेल कॉरपोरेशन को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। एयरटेक्स सोलर को 345 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति शामिल है। जॉन कॉकरेल इंडिया को गोदावरी पावर से 50 करोड़ रुपए का कोल्ड रोलिंग मिल ऑर्डर प्राप्त हुआ है। टेक महिंद्रा ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सीटीजी एलएलसी को स्वेच्छा से समाप्त कर दिया है। ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज। अनुज जी, आपके साथ बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। अभी हम देख रहे हैं कि काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी है, अनसर्टनिटी देखी है। तो ऐसे में आप कौन सी स्ट्रेटजीज जो है आप रेकमेंड करेंगे? देखिए प्रिया जी, इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला है। हम्म। अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन पे विश्वास रखते हैं या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके चल रहे हैं तो हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है। तो अगर आप इक्विटी मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होते हुए देखा है। मीन्स कि जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया है, मीन्स अगर किसी ने ऑटो सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया है, किसी ने आईटी में किया है, किसी में अगर मेटल में किया है, किसी ने बैंकिंग में किया है, तो अगर उसने इक्विटी मार्केट के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है तो यहाँ पर उसको उतना बड़ा जो झटका है वो नहीं देखने को मिला होगा डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज, अगर आप देखते हैं पिछले, अगर आप एक इवन एक महीने से देखेंगे
तो ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। हम्म। इवन आपके जो मेटल सेक्टर है वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। एफएमसी सेक्टर के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा डल होता हुआ दिखाई दिया है। देन उसके बाद फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में भी आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो वहां पर भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर, जहां हम्म। पर कोई ना कोई सेक्टर आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको एक अच्छी जो आपकी एवरेज है या जो आपका पोर्टफोलियो वो है जो होता हुआ दिखाई देगा। हम्म। इसके बाहर अगर हम मैक्रो लेवल पर बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने आज अपना पोर्टफोलियो गोल्ड सिल्वर में डाइवर्सिफाई किया होगा, हम्म। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपने हाई पे चल रहे हैं। और सिल्वर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.25 लाख हो जाएगी चांदी, वो अब यहाँ पे 1.25 लाख होती हुई दिखाई दी है। गोल्ड का हम्म। भाव 1,10,000 के आसपास चला गया है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो मैक्रो लेवल पर गोल्ड सिल्वर में डाइवर्सिफाई किया होगा, वो यहाँ पर काफी अच्छे बेनिफिट में होते हुए दिखाई देंगे। उनका पोर्टफोलियो बेसिकली, अगर हम यूं कहें कि उनका पोर्टफोलियो हेज हो गया होगा, कि हम्म। उनको अगर इक्विटी में रिटर्न नहीं मिल रहा होगा तो उनको गोल्ड सिल्वर से रिटर्न मिल रहा होगा, तो हम्म। फाइनली उनका जो पोर्टफोलियो वो एक अच्छे खासे बेनिफिट में होगा। और अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे बात करें, तो जो इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में रखते हैं, चाहे वो हम्म। अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में रखें या वो अपना पोर्टफोलियो कमोडिटी में रखें, या हम्म। आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत काफी क्रेज लोगों के बीच में है बिटकॉइन का, जिन्होंने हम्म। अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को भी रखा होगा। तो कहीं ना हम्म। कहीं अगर आप देखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास मार्केट में आ गए हैं, हम्म। और इन एसेट क्लास का जो लिंकेज है आपस में कहीं ना कहीं है। तो हमें अगर एक हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ओवरऑल एक बड़े लेवल पर हमको डाइवर्सिफिकेशन की बात देखनी चाहिए, और इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन का जो एक प्रोसेस है वो यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी। ऐसे में हम क्वालिटी पे कैसे फोकस कर सकते हैं? देखिए क्वालिटी, जैसे मान लीजिए अगर हमें स्टॉक्स को क्वालिटी में चुनना है, तो आपके पास ये देखना है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का मार्केट कैप कितना है, या उस पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट कैप कितना है। क्योंकि हम्म। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सेक्टर चुनते समय हम एक ऐसा स्टॉक चुन लेते हैं जो कई बार पैनी होता है या उसमें मूवमेंट नहीं आता है। तो हमें ऐसा स्टॉक चुनना है जो कहीं ना कहीं ऐसे रडार पर हो, जो कि एक तो सरकार के फोकस में हो सेक्टर, जैसे ईवी की अगर हम बात करें या ऑटो की हम्म। बात करें, वो हम्म। हमेशा सरकार के फोकस में रहता है। वहां पर हम्म। कहीं ना कहीं ऑलवेज आपको नई नई पॉलिसी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ सरकार के फोकस में हमेशा एफएमसीजी सेक्टर भी रहता है। तो हम्म। मुझे लगता है कि वो भी एक सेक्टर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप एक उसमें एक अच्छा वॉलिडिटी उसमें देख सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर भी हमेशा सरकार की नजर में रहता है कि वहां पर क्या रहता है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर बहुत कम हम उसमें चेंजेस देखते हैं, बहुत कम पॉलिसीज उसमें आती हुई दिखती हैं। इवन हम्म। आईटी के बारे में भी आप देखेंगे तो बहुत कम आईटी के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में आपको जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर को चुने जो सीजनल एक्टिवेशन में हो, या सीजनल न्यूज में हो, या सीजनल उसमें कुछ एक्टिविटी हो सकती है। उसके साथ साथ हमें ऐसे सेक्टर चुनने चाहिए जहां पर जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत फास्ट होता हो, या उस सेक्टर के अंदर जो कैपेक्स है वो वहां पे काफी ज्यादा यूज होता हो, जिससे कि मींस जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाती है फिर वो मार्केट में बहुत जल्दी बिकता है, मीन जो टर्न अराउंड है कैपेक्स का वो बहुत हम्म। हाई होता हो, तो वहां पर आपको अच्छी खासी वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। ये हम देखते हैं जनरली ऑटो सेक्टर के अंदर, कि ऑटो सेक्टर में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्पीड से होता है, हम्म। कैपेक्स बहुत हाई लगता है, और उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज अपना प्रोडक्शन है वो वहां पर इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं। तो ऐसे में आपको अच्छी खासी वॉलिडिटी स्टॉक में देखने को मिलेगी। जैसे हमने हमने अभी देखा कि मारुति ने अपना ईवी लॉन्च किया, उसके हम्म। लॉन्च होते ही ऑटो सेक्टर में मूवमेंट आया, मारुति में मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया। हम्म। जैसे ही ईवी के ऊपर कोई डिस्कशन आया, तो सभी ऑटो सेक्टर बढ़ते हुए दिखाई दिए। चिप को लेके कोई भी डिस्कशन होता है तो ऑटो सेक्टर में मूवमेंट आनी चालू हो जाती है। हम्म। जीएसटी को लेके डिस्कशन हुआ तो ऑटो सेक्टर में मूवमेंट आ गई। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा हमको जो सेक्टर है वो चुनना है जो ऑलवेज जो है जितने भी आपके इवेंट्स हैं उससे हम्म। कनेक्टेड हो, तो उसमें आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। दूसरा क्वालिटी जो है वो मार्केट कैप को लेकर है, कि पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, उसका हम्म। मार्केट कैप कितना है, उसके प्रमोटर कितना सोच रहे हैं उस स्टॉक को लेके, उसके प्रमोटर का कितना विश्वास है प्रोडक्ट को लेकर, और मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो क्वांटिटी है वो कैसी है। तो जो हम्म। क्वालिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो उसका प्रोडक्ट है वो कितना क्वालिटी का है और उस पर लोग कितना भरोसा करते हैं। तो जैसे अगर आप बात करेंगे तो डाबर है, डाबर का लोग पसंद करते हैं हम्म। जो प्रोडक्ट है, तो वो एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। देन हमारा एमआरएफ है, लोग टायर एमआरएफ लगाना पसंद करते हैं, तो एक क्वालिटी मेंटेन की हुई है, तो वो यहाँ पर एक अच्छा बेट हो सकता है। तो इस तरीके से हम कुछ स्टॉक ऐसे चुन सकते हैं जो कि बहुत एक क्वालिटी क्वालिटी से फुलफिल हो। जी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जैसे गोल्ड सिल्वर है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी से इम्पैक्ट होता है। अगर ट्रम्प साहब कुछ बोलेंगे तो उसमें इम्पैक्ट आएगा, मोदी जी कुछ बोलेंगे तो इम्पैक्ट आएगा, चाइना अगर
गोल्ड परचेस करेगा तो उसमें इम्पैक्ट आएगा, अगर कहीं वॉर होगा तो इम्पैक्ट आएगा, करेंसी में कोई मूवमेंट होगा तो इम्पैक्ट आएगा, इक्विटी मार्केट में कुछ मूवमेंट होगा तो इम्पैक्ट आएगा। तो इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर आपको अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी चीजें भी हमको अपने फोकस में रखनी चाहिए जो कि बहुत चीजों से इम्पैक्ट हो, जिससे कि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी हो तो वहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिले। पोर्टफोलियो को फ्लेक्सिबल कैसे रख सकते हैं कि वी कैन चेंज एज पर द कंडीशंस ऑफ द मार्केट? देखिए, पोर्टफोलियो को फ्लेक्सिबल जो है रख सकते हैं। वहां पर हम एक परसेंटेज वाइज जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो वो 5 चीजों में अलग अलग पैसे लगा सकता है। जैसे कि कुछ पैसा वो इंडाइस में लगा सकता है, मीन्स इंडेक्स बेस्ड वो ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ जो पैसा है वो डायरेक्ट स्टॉक में लगा सकते हैं, स्टॉक मतलब गुड क्वालिटी के स्टॉक, क्वालिटी फोकस स्टॉक जिसमें लगा सकते हैं। कुछ पैसा वो डायरेक्टली अगर आप चाहें तो जो है कमोडिटी में लगा सकते हैं, जिससे कि कुछ भी अनसर्टेनिटी हो तो आपका कमोडिटी में दिखाई दे। देन कुछ पैसा आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप क्रिप्टो में भी लगा सकते हैं। वो बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जहां पर आपको बहुत इजीली एंट्री और एग्जिट मिले तो वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर आपको अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इजीली एंट्री और एग्जिट मिलता है। पोर्टफोलियो में जितने आप उसको डाइवर्सिफाई करेंगे उतना ही आपको फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट करने में मिलेगा। अगर हमने सारा पैसा एक स्टॉक में डाल दिया तो फिर आप उसको एंट्री एग्जिट नहीं कर पाएंगे, या अगर हमने एक सेक्टर में सारा पैसा डाल दिया तो वहां पर आप एंट्री एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो एंट्री एग्जिट करने का मतलब ये है कि अगर मेरा पोर्टफोलियो परसेंटेज वाइज डिवाइडेड है, कि मीन्स मेरे को 20-20% करके मैंने 5 सेक्टर में पैसा डाल दिया, तो वहां पर मेरे को बहुत इजीली चर्न में कर सकता हूँ, मैं इजीली उसको फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ कि अगर मान लीजिए किस सेक्टर में बेनिफिट नहीं आ रहा, या किस सेक्टर में अगर कोई नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है, देन आई कैन स्विच फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम चूज करें तो एक क्वालिटी जो सेक्टर है उसको चूज करें और उसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो वहां पर इजीली एंट्री एग्जिट हो सकता है, जो कि एक फ्लेक्सिबल आपका पोर्टफोलियो बनेगा। आप किसी भी टाइम पर एंट्री और एग्जिट वहां पे कर सकते हैं। सर आपके सवाल, सेठी सर। मेरा एक सवाल ये है कि ये गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन क्यों बोला जाता है? अभी ये सेफ है क्या? कभी गिरेंगे इससे तेजी से तो क्या होगा? जितनी तेजी से बढ़े जितनी से गिर भी सकता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेठी साहब, ये तो बड़ा आपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है कि सेफ हेवन क्यों बोलते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर आप खुद ही दे पाएंगे। आप अगर अपने बचपन में आप देख लीजिए क्या रेट था गोल्ड का, और आप आज देख लीजिए गोल्ड का और क्या हम रेट आगे है, नहीं देख तो मेरे सकते ख्याल से हैं। उसका हमने तो फ्यूचर के लिए खरीद रहे हैं, हमें उसका डर लगता है। पास में तो बढ़ गया। ये ऐसे ही पहले परफॉर्म कर दिया, लेकिन अभी अभी क्या लाएगा वो उस पर निर्भर है। उसके बारे में हमें आश्वासन दीजिए। देखिए, विश्वास मुझे ध्यान जगाइए। है सिटी साहब, मुझे ध्यान है हमने जब साल के स्टार्टिंग में शो किया था तो उस टाइम गोल्ड का भाव करीबन 78 हजार चल रहा था और सिल्वर करीबन 80 हजार के आसपास था। तब भी ये क्वेश्चन उठा था कि अब क्या करें। तब भी हमने ये कहा था कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बेशक आप 10% रखें, बेशक आप 20% रखें, चाहे आप ज्वेलरी फॉर्म में रखें, चाहे आप कॉइन के फॉर्म में रखें, चाहे आप ईटीएफ के फॉर्म में रखें, बट आप उसको ऐड करते चले। देखिए, अब तो ईटीएफ आ गया मार्केट में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो डिसकंटिन्यू हो गया है, बट कहीं ना कहीं जो ईटीएफ आ गया उसके थ्रू लोग हर महीने एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप ईटीएफ का इनफ्लो देखेंगे चाहे ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो बहुत इंक्रीज हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट है इन्वेस्टर का, वो ये कि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देगा, और डेफिनेटली देगा भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है वो खत्म होने वाला है नहीं। क्योंकि देखिए, 4 साल तो ट्रम्प साहब ही हैं यहाँ पर अभी, तो जब तक वो है तब तक तो अनसर्टेनिटी रहेगी रहेगी। और उसके बाद बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाएगा। देखिए, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। 15 तारीख को मीटिंग हुई, 16 को दोबारा रशिया यूक्रेन पर अटैक हुआ, 18 तारीख को अगेन ड्रोन अटैक हुआ, और अगर आप देखेंगे तो कल ही हमास और गाजा में दोबारा से, इसराइल और गाजा में दोबारा अटैक होता हुआ दिखाई दिया। तो ये अटैक जो है वो होता रहेगा और अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से गोल्ड और सिल्वर ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ। देखिए, शॉर्ट टर्म की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन में रख के चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसको गोल्ड सिल्वर एक बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पर अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी, किसी ने अगर पैसा लगाया है प्रॉपर्टी में, तो वो उसको अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो प्रॉपर्टी लेके कहीं जा नहीं सकता। बट अगर उतना ही अमाउंट उसने गोल्ड सिल्वर में डाला है तो वो उसको इजीली पॉकेट में डालकर कैरी करके कहीं भी ले जा सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर आपका पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, चाहे आप उसको 5% रखें या 10% रखें, 20% रखें, दैट इज अप टू यू। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पोर्टफोलियो में उसका भाग जरूर होना चाहिए। तो पिछले दिनों हमने न्यूज़ पढ़ी कि बहुत से देशों का जो सोना है यूएसए में पड़ा हुआ था, उनको मालूम ही नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। अब पहली बार उन्होंने अपने सोना ढूंढ के निकाला है।
किधर पड़ा था। तो पोर्टफोलियो में रिटर्न ज़्यादा हो रिस्क कम हो, इसका कॉम्बिनेशन कैसे करे आदमी। देखिए, रिस्क तो हमेशा से रहेगा पोर्टफोलियो में। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क रहता ही है। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो बैंक की एफडी में भी डालिए। देखिए, बैंक की एफडी के अंदर भी रिस्क है, क्योंकि बैंक सिर्फ 5 लाख तक की गारंटी देता है। तो वहां भी रिस्क है, तो रिस्क तो है ही, हर जगह रिस्क है। बट रिस्क को मेंटेन कैसे किया जाए, वो स्ट्रेटेजी हमको यहाँ पे यूज करनी है। तो उसके लिए हमको एक तो अपनी आंख नाक ओपन करके चलना है, जिससे कि आंख और कान, जिससे कि हम जब भी कोई अनसर्टेन हो वहां पे हम स्टेप उठा सकें। दूसरा, ऐसा प्रोडक्ट हमको ऐड करना है कि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी हो तो उस प्रोडक्ट के अंदर चाल आती हुई दिखाई दे। तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो है गोल्ड और सिल्वर। हालांकि क्रूड भी है, बट क्रूड को कैरी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम गोल्ड सिल्वर को यहाँ पे ऐड करते हैं। और इसका बैलेंसिंग कितने टाइम में करना चाहिए, कब होना चाहिए। और म्यूचुअल फंडों की मैं पोर्टफोलियो खुद बनाना चालू करूं, क्या ठीक है। देखिए, बैलेंसिंग अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हर 6 महीने इसकी बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर 6 महीने में जो साइकिल होती है वो 2 साइकिल पूरी होती हैं, और उसमें ये पता लग जाता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, या कोई कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक ओला का एग्जांपल देता हूं। ओला पिछले 6 महीनों से मूवमेंट नहीं कर रहा था, बट सडनली उसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। आप रिलायंस में देखिए, रिलायंस की एजीएम हुई, उसके बाद रिलायंस में मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। टीवीएस मोटर में 6 महीने बाद मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। तो एटलीस्ट 6 महीने का वेट हमें देना चाहिए, और 6 महीने के वेट में हम उसको जो है साइकिल को चेंज कर सकते हैं, या उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। तो एटलीस्ट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करें, एटलीस्ट 6 महीने के लिए जरूर इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आप उसको जो है रिव्यू कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी में अच्छा स्टॉक कैसे चुने, अनसर्टेनिटी है या अनिश्चितता है, जैसे कि देखिए अभी मॉल चलता था। अनसर्टेनिटी देखिए अनसर्टेनिटी में हमें वो स्टॉक चुनना चाहिए कि एक तो कि वो उस अनसर्टेनिटी में सबसे ज्यादा यूज किसका होगा। जैसे मान लीजिए अटैक होता है, जैसे मान लीजिए अगर वॉर सिचुएशन होती है, तो वॉर में सबसे ज्यादा यूज किसका होगा। तो वॉर में सबसे ज्यादा यूज होगा आपका डिफेंस सेक्टर का। तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर किसका यूज करेगा, मेटल्स का। तो इट मीन्स कि डिफेंस जो वॉर चल रही है उसमें मेटल्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो वो वहां पर आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। हमें फिर ये देखना है कि उस जो अनसर्टेनिटी का माहौल है उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो इम्पैक्ट अगर हो रहा है कुछ भी चीज, जैसे भी टैरिफ लगा, टैरिफ हमने देखा कि जो हमारा आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, या आपकी जो फार्मा सेक्टर है, वहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे। तो ऐसे सेक्टर से बाहर निकल जाएं कि टैरिफ लगने के बाद क्या डिमांड कम हो सकती है। तो हमने देखा कि जो हमारा डिफेंस, जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है, वहां पर डिमांड कम होती हुई दिखाई दी। फार्मा सेक्टर है, वहां पर डिमांड कम होती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में ये है कि अगर लग रहा है कि भाई उस पर्टिकुलर इवेंट से जो चीजें इफेक्ट होंगी उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, और जहां पर जिस सेगमेंट की डिमांड क्रिएट होगी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और कुछ बात आप बताना चाहें दर्शकों के लिए। देखिए, पोर्टफोलियो, हम पहले भी कहते आए हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पोर्टफोलियो अगर हम बना रहे हैं तो केवल एक सेक्टर या एक स्टॉक पे स्टिक ना रहे। आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में उसमें बना सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट उसको जो है सेक्टर में डाल सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं ओवरऑल सेगमेंट में अगर जो है प्रॉफिट धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे। अ, और मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट नहीं, तो आप उससे बाहर निकल के कुछ कुछ एक्यूमुलेशन आप करते रहें हर लेवल पे। क्योंकि मार्केट जो है ऑलवेज लुकिंग की पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है। तो वहां पर आप खरीदारी धीरे धीरे, जो अच्छे स्टॉक हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, या जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, या जो फंडामेंटली बहुत अच्छे ड्रिवन चल रहे हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, धीरे धीरे एसआईपी के वे में इन्वेस्टमेंट करें। और एसआईपी के थ्रू जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू रखना चाहिए। क्योंकि एसआईपी क्या काम करता है, कोई भी गिरावट आती है वहां पे एड ऑन करता है। तो इसलिए एसआईपी के वे में आप अगर एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो एसआईपी के वे में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें, जिससे कि अगर कोई भी गिरावट आती है तो उस गिरावट पे भी आपकी जो पोजीशन है वो एंटर होती हुई दिखाई दे। जी जी। जी। अनुज जी, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने हमारे दर्शकों को, थैंक यू सो मच। और सम अप करें तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, क्वालिटी पे फोकस जरूरी है, पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेंगे तो फायदे में रहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, रिस्क को मैनेज करना है। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपसे फिर जल्दी मिलेंगे दूसरे विषय पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सेठी साहब। थैंक यू नमस्ते। अनुज जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।